हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है हमारा, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो ऑप्शन नंबर ए में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, और संवेग का मात्रक यदि देखें तो केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी में है बल, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, जूल। ऑप्शन नंबर डी में यदि देखें तो कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक समान होता है, अर्थात कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। तो 1 का राइट आंसर हो जाएंगे हमारा डी नंबर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं चाल और वेग इन दोनों का मात्रक क्या होता है, इन दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। उसके आगे अभी आपको पता चला कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक क्या हो जाता है, इन दोनों का मात्रक हो जाएगा हमारे पास जूल। उसके आगे देखें यदि हम, तो हम आपको बताते हैं संवेग और आवेग इन दोनों का जो मात्रक होगा ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। भार का मात्रक देखें, भार और बल, तो भार और बल का दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इन सभी का मात्रक एक समान होता है। अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। संवेग और आवेग का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। भार और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिला। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, यह हमें याद रखने की ज़रूरत है। 1 किलोवाट बराबर हो जाता है 3.6 गुना 10⁻⁶। यदि कहिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए सर, तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, जूल। तो देखते हैं, हम सब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 किलोवाट लिखा है, 1 kWh बराबर कितना होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर यदि बात करें हम, तो 1000 वाट हो जाएगा। और घंटा का मतलब हो जाता है 60 मिनट, और मिनट को यदि हम सेकंड में चेंज करें तो 60 से गुना कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड। ठीक, उसके आगे देखते हैं, इन दोनों सबको यदि गुना करेंगे हम सब, तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 यदि करेंगे तो 6 के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 10 पर पावर देखिए कितना हो जाएंगे, यहाँ पे है 3 शून्य, और यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 1, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, वाट, और यहाँ पर समय का मतलब क्या था, ठीक ना, सेकेंड था। उसके आगे यदि इसको कैलकुलेशन करेंगे आप सब, तो इसको लिख सकते हैं हम 3.6 गुना 10⁻⁶ वाट सेकेंड। अब देखिए 3.6 गुना 10⁻⁶, अब वाट सेकेंड को ही हम जूल कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कैसे होता है वाट सेकेंड को जूल कहते हैं, तो एक काम कीजिए, शक्ति बराबर फार्मूला लिखिए। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है ना। अब देखिए, एक काम कीजिए, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि निकालेंगे हम, तो कार्य बराबर हो जाएगा शक्ति गुना समय। ठीक है ना। अच्छा, कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, जूल, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इससे क्या पता चल गया, वाट सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। इसलिए वाट सेकंड के बदले हम किस चीज़ का यूज किए, जूल का यूज किए। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे देख लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा को, 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, इस बात को भी याद रखना। ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं, 2 नंबर तो हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी थे, अर्थात किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो दूध के घनत्व को मापना है तो हमें लेक्टोमीटर का यूज करना पड़ता है। याद रखिएगा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए हम लेक्टोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। अब बात रहा हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक ठीक ना घनत्व मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। इन सभी बातों को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है।
हम सब देखे हैं क्या कि 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। उसी बात को ध्यान में रख के हम अपने सेट में भी 3-4 न्यूमेरिकल डाले हुए हैं। अच्छी तरीके से आप सब देखेंगे तो आप सबका भी ग्रुप डी में न्यूमेरिकल छूटेंगे नहीं। तो देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन, एक कुली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। और हमें बोल रहे हैं जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कार्य का वैल्यू कितना होगा। कहते हैं कार्य का वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए ऊंचाई के टर्म में यदि कार्य बराबर निकालेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh, ठीक है ना, mgh। अब देखिए m का वैल्यू कितना था, m का वैल्यू हमारे पास दिया गया था 20 kg। g का वैल्यू कितना यूज करने के लिए कहता है, g का वैल्यू यूज करने के लिए कहता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h का वैल्यू कितना यूज करने के लिए कहता है, h का वैल्यू दिया है 2 मीटर ऊंचाई पर रखते हैं अपने सिर पर। इन सबको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो 20 गुना 10 करेंगे तो 200 और 200 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 400 जूल हो जाएंगे। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारे पास 4 का राइट आंसर हो जाएंगे 400 जूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम सही आंसर है। उसके आगे देख लेते हैं यदि हम 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल के रूप में ही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कहता है 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, यह तो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, पिछले वाला वीडियो जा करके हम बताते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया गया है 14 केजी और वेग का वैल्यू है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं, जो द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया हम लिख लेते हैं, 14 केजी दिया गया है और वेग का जो वैल्यू था ये था 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। अब देखिए हाफ m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का वैल्यू दिया गया है 14 और v का वैल्यू कितना दिया गया है 5 गुना 5। अब देखिए जब दो से कई बार में गया ये 7 बार में, 7 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 25 गुना 7 जब करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 25 गुना 7 करेंगे तो 5 7 35 और 7 गुना 14 3 17, तो कितना हो जाएंगे 175 जूल। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 175 जूल। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में है 175 मीटर प्रति सेकंड। जैसे बच्चे 175 देखते हैं ना तुरंत टिक करके आ जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मतलब होता है जूल, ना कि मीटर सेकंड, ठीक है ना। इसलिए ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 17.5 दिया गया है, ये तो ऑलरेडी गलत है। यहाँ पे 180 है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उसके आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी है न्यूमेरिकल के रूप में। कहता है यदि किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन नहीं है 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो 20 न्यूटन भार दिया गया है, द्रव्यमान का वैल्यू पूछ रहे हैं और जी का वैल्यू कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप यूज कीजिए। तो देखते हैं भार बराबर पहले फार्मूला। भार बराबर फार्मूला क्या होता है, भार बराबर हो जाएंगे आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा। तो हमें द्रव्यमान निकालने की जरूरत है, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा भार बटे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। भार का वैल्यू कितना दिया गया है 200 न्यूटन दिया गया है और जी का वैल्यू कितना बोलते हैं यूज करने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करने के लिए कहते हैं। जब आप कटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे हमारे पास 20। अब देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है केजी होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं 20 केजी कई नंबर ऑप्शन में हैं। तो यदि यहाँ से देखें हम 20, ऑप्शन नंबर ए में 20 न्यूटन है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी में 20 वाट है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में 20 पास्कल है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में 20 केजी है, हमारा यही आंसर सही है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो रॉकेट का लॉन्च होना न्यूटन के
तृतीय गति नियम पर आधारित हैं। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का हमें तृतीय गति नियम कहते हैं। ठीक है ना, विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, उसके आगे यदि देख लेते हैं, न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है। और न्यूटन का तृतीय गति नियम तो आप सब समझ गए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। तो याद रखिएगा, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है और द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो देखिए, एक होता है अदिश राशि जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है ना, और एक होता है सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिमाण भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अदिश राशि की परिभाषा हुआ जिसमें केवल परिमाण हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि का परिभाषा हो गया जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको कहते हैं सदिश राशि। अब यहाँ पे कहता है दिशा और परिमाण दोनों किस में है? तो जो सदिश राशि होगा वो उसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। द्रव्यमान का बात करें तो ये एक अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएंगे। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों हैं। चाल भी एक अदिश राशि है, इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे सबका मात्रक देख लेते हैं। यदि द्रव्यमान का मात्रक का बात करें क्या होता है? केजी होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और संवेग का मात्रक यदि निकालना चाहते हैं, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। याद रखिएगा, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। और द्रव्यमान का मात्रक यदि देखेंगे तो क्या होता है? केजी, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो इससे पता चल गया संवेग का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखिएगा। और संवेग का जो मात्रक है आवेग के मात्रक के बराबर होता है। उसके आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है ना, तो लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, लंबाई यदि बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल का वैल्यू क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, उसके आगे देख लेते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आवर्तकाल बराबर हम फार्मूला देखते हैं। टी बराबर होता जाता है 2π√L/g। कहने का मतलब क्या हुआ? ये आवर्तकाल और लंबाई में देखिए समानुपाती का सिंबल है। ठीक है ना, इसलिए यदि लंबाई का वैल्यू बढ़ेगा, आप लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल का भी मान बढ़ जाएंगे। और लंबाई का वैल्यू जब घटेंगे तो आवर्तकाल का भी मान क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उसके आगे क्वेश्चन है हमारे पास, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। वह 5 अवस्था कौन कौन है? एक है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पाँचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना, कंडेंसेट आप सब लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना, उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, हमें ये चुनना है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए, दूध से दही बनना, तो दही से तो हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये तो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पे कहता है कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं। यदि आगे लिखा हुआ है, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है?
तो हमें 20 गलती से भी टिक करके नहीं आना है। कैल्शियम का परमाणु संख्या भले 20 होता है, लेकिन द्रव्यमान का बात करें, परमाणु द्रव्यमान का, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे हमारा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो कैल्शियम का क्या बताए, परमाणु संख्या 20 होता है और द्रव्यमान कितना हो जाता है, 40 होता है, इस बात को याद रखना है। अब कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक की बात यदि करें, कैल्शियम का महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल 2 है, तीसरा का बात करें यदि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, चूना पत्थर के भी नाम से कैल्शियम कार्बोनेट को जाना जाता है। और कैल्शियम मानव शरीर में हड्डी के निर्माण में और दांत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे यदि देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर केमिस्ट्री में आगे हम कहता है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या ज्ञात करें। मोल की संख्या कितना होगा 90 ग्राम पानी में, तो देखिए मोल की संख्या बराबर हो जाता है हमारे पास ग्राम में भार बटे अनुभार। अब देखिए ग्राम में भार कितना दिया गया है, 90 ग्राम दिया गया है, तो ऊपर में हम रखेंगे 90। और जब जल का आप पानी का बात करें, पानी का अर्थात जल का जब आप अनुभार निकालेंगे तो जल का अनुभार कितना निकल के आएंगे, 18 निकल के आएंगे। तो कटाएंगे जब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितना है, तो 5 है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अनुभार पानी का 18 कैसे निकल गया, तो वो हम आपको निकाल के बता देते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होता है, 1 गुना 2 कर दीजिए। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, प्लस 16 करेंगे बराबर क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, इस बात को याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। और भारी जल का अनुसूत्र क्या होता है, D2O होता है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान, गलती से बोला गया द्रव्यमान संख्या। उसके आगे देख लेते हैं निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे, इसलिए हमें प्रतीक को याद रखने की जरूरत है। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है। तांबा का यदि बात करें तो इसका देखिए क्या होता है प्रतीक, कॉपर का Cu, तांबा को कॉपर भी कहते हैं, ठीक ना, इसका संकेत क्या हो गया, Cu हो गया। कार्बन का बात करें तो C हो गया केवल, क्लोरीन का बात करें तो Cl होता है, और कैल्शियम का बात करें तो Ca होता है। तो क्या पता चला, तांबा में 2 गो है, क्लोरीन में भी 2 गो है, कैल्शियम में भी 2 गो है, लेकिन कार्बन में कई गो है, केवल एक अक्षर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा 14 का ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कार्बन में केवल एक अक्षर होता है कार्बन के प्रतीक में। अब देखिए कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है, इसके कितने अपरूप होते हैं, 2 महत्वपूर्ण अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, इस बात को भी याद रखने की जरूरत है। अब सबका परमाणु संख्या देख लेते हैं। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है, कॉपर का हो जाता है हमारे पास 29, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17, कार्बन का कितना होता है 6, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, इस बात को भी आप सब याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है। आम तत्व मतलब सभी एसिड में कौन सा तत्व पाया जाता है, सभी एसिड अर्थात सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन के बारे में हम बार बार बताते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। किस गैस का, किस ईंधन का ऊष्मीय मौन सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन का ऊष्मीय मौन सबसे ज़्यादा होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके आगे सबका यदि परमाणु संख्या का बात करें तो ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 35 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। और ब्रोमीन के बारे में एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रोमीन। और धातु का बात करें कि एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो हो जाएंगे पारा। और पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। इसका प्रमुख अयस्क कौन है, सिनेबार HgS है, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्व में 8 तत्व मौजूद हैं। तत्व नहीं, आवर्त में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2
आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। तो इसका देखिए कैसे बनाएंगे हम सब। तो चलते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या बोले यदि, तो कुल आवर्त की संख्या 7 है, ठीक है ना। कितना है? 7 है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां, ठीक है ना। ये है तीसरा। तो देखिए पहला आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो पहला आवर्त में कितने तत्व हैं? केवल 2 तत्व हैं। दूसरा और तीसरा आवर्त में कितने कितने तत्व हैं? 8, 8 तत्व हैं। चौथा और पाँचवां आवर्त का बात यदि करें तो 18, 18 तत्व हैं। और छठा आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। और सातवां आवर्त अभी तक अधूरा है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था कि किस आवर्त में 2 तत्व हैं, सॉरी किस आवर्त में 8 तत्व हैं। तो दूसरा और तीसरा आवर्त में कितने कितने तत्व हैं? 8, 8 तत्व हैं। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कि दूसरा और तीसरा आवर्त में कितना तत्व हैं? 8, 8 तत्व हैं। फिर से देख लीजिएगा, पहला आवर्त में कितना तत्व होता है? 2 होता है। दूसरा और तीसरा में कितना होता है? 8 और 8 होता है। चौथा और पाँचवां में कितना होता है? 18 और 18 होता है। छठा में कितना होता है? 32 होता है। और सातवां आवर्त अभी तक अधूरा है। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले छठा आवर्त में कुल कितना तत्व हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 18। दूसरा आवर्त में, पहला आवर्त में कुल कितना तत्व हैं, तो आप बताएंगे 2। और चौथा और पाँचवां आवर्त में कितना कितना तत्व हैं? तो 18, 18 तत्व हैं। इस बात को याद रखिएगा। वर्ग की संख्या कितना है वर्तमान समय में? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मोसले को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। उसके आगे देख लेते हैं। यदि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर, बी में है एल्युमिनियम, सी में है गोल्ड और डी में है सिल्वर। तो सबसे तन्य धातु यदि इन चारों में बात करें तो सबसे तन्य धातु कौन सा है? हमारे पास सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। अच्छा, सोना 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात कर ले, कॉपर का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 29। सोना का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 79। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13। और सिल्वर का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 47। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात सोना से कर लेते हैं। देखिए, सोनों पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सोना किस में घुल जाता है? एक्वा रजिया में घुल जाता है। एक्वा रजिया में घुल जाता है। अच्छा, एक्वा रजिया किसका किसका मिश्रण है? एक्वा रजिया HCl प्लस HNO3 अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इन दोनों का अनुपात कितना होता है? एक्वा रजिया में 3:1 होता है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं। यदि चांदी का बात करें तो विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक का बात करें, यह है चांदी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। उसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और हड्डी किसके उदाहरण हैं? तो रक्त और हड्डी किसके उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा आप, संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। अर्थात रक्त को हम तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। अब रक्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, ठीक ना। रक्त एक प्रकार का क्षारीय द्रव है जिसका pH मूल्य कितना होता है? 7.4 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके आगे यदि देख लेते हैं, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम पाया जाता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके आगे यदि देख लेते हैं तो रक्त का 60% भाग जो होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और शेष 40% भाग जो होता है, 40% भाग जो होता है वो होता है रुधिराणु, ठीक ना। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। उसके आगे यदि क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारे पास, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। हार्पेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके आगे यदि देख लेते हैं, उसके आगे यदि बात करें हम, तो क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित किया जा सकता है? तो एकमात्र अंग जिगर है जिसको पुनः हम विकसित कर सकते हैं। जिगर को ही हम क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं, ठीक है ना।
अब जिगर का बात यदि करें तो इसका वजन कितना होता है, इसका वजन 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर बोलो, जिगर बोलो या यकृत बोल सकते हैं। और सबसे छोटा ग्रंथि बोले तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इस बात को भी दिमाग में याद रखिएगा। उसके आगे ऑप्शन में है, ए नंबर में है तिल्ली, इसको रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। तिल्ली या प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। अग्नाशय का बात करें तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव जो होता है अग्नाशय से होता है, इस बात को याद रखिए। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, WBC को मानव शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। अब WBC को और किस नाम से जानते हैं, तो WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, WBC का जीवन काल कितना होता है, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका निर्माण किस में होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत और प्लीहा में भी विशेष परिस्थिति में हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका मृत्यु किस में होता है, इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। और यदि एक बात बोले WBC का आकार कैसा होता है, तो WBC का आकार बताएंगे आप अमीबा के समान होता है, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं, उसके आगे बात है ऑप्शन नंबर डी में देखिए RBC भी दिया गया है। RBC श्वेत रक्त लाल रक्त कण है, ठीक ना, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन करता है। हृदय की यदि बात करें तो मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। उसके आगे यदि देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम जो है ना हड्डी के लिए आवश्यक होता है, इस बात को याद रख लीजिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, ठीक है ना। और ये सफ़ेद रंग का धातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। उसके आगे यदि बात कर ले हम सबके बारे में, जिंक के बारे में देखते हैं तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। आयरन का परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 26 होता है। कैल्शियम का तो बता दिए हम 20 होता है, ठीक है ना। इन सभी बातों को याद रखिएगा। अंडा का ऊपरी परत जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, CaCO3 का बना होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। उसके आगे यदि देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। तो उस विधि को क्या कहते हैं, उस विधि को हम कहते हैं गर्भ निरोधक विधि, ठीक ना, गर्भ निरोधक कहते हैं। अब बात आ गया निषेचन का, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। उसके आगे देख लेते हैं, उसके आगे क्वेश्चन क्या है। उसके आगे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। अर्थात प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है। अच्छा, बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। और रतनधी विटामिन A की कमी से होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके आगे यदि देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। कॉफ़ी किस में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।